Hello, good morning everyone. Have a nice day. I hope you are all doing well. So today's date is 7th Feb 2024 and we are going to discuss the Hindu. Okay, so as usual, please subscribe this current event explainer because it's an initiative from UPSC aspirants community. Okay, experienced aspirants who have failed in prelims, mains and interview and have experience of guiding the aspirants in the right direction. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ओके। और बीच में सेशन को छोड़ के नहीं जाना है हमें, क्लियर है। इसके अलावा आपको हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू, बट यू गारंटी मी कि यू विल नॉट लीव द सेशन इन बिटवीन। ठीक है, आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स में बनेंगे, सारा एनालाइज करके बताएंगे, बट बीच में सेशन मत छोड़ के जाना प्लीज़ प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। बाकी के जितने भी सेशंस देखते हो आप ना, सब फालतू हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताते हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ, ठीक है, एस्पिरेंट्स फेलिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज वो खुद से हिंदू पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, दे कांट ग्रैब इट एंड दे गो फॉर यूट्यूब एनालिसिस, देन दे विल सी कि केवल एडिटोरियल डिस्कस कर दिया है विदाउट लिंकिंग विद द कोर कॉन्सेप्ट्स, और कहीं पे कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। हेयर वी इलैबोरेटली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, फाइन। तो आपको सेशन बीच में नहीं छोड़ के जाना है, क्लियर। ऑन दैट नोट वी बिगिन टुडेज डिस्कशन, ओके। सो टुडेज इज 7th Feb 2024, लेट्स बिगिन। आज के जो फ्रंट पे एक माई टैक्स माई राइट करके एक विज्ञापन आया है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें क्या बताया गया है कि चलो दिल्ली, ठीक है, इस नाम की एक डांडी मार्च तरीके की डांडी मार्च है वो, उस तरीके की जो साउथ के स्टेट्स है ना, कर्नाटका और केरला, ठीक है, वो सारे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली के जंतर मंतर में। किस चीज़ से लेके प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है अपना फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड। मतलब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 1,87,000 करोड़ रुपए लूज किए हैं ड्यू टू सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पे इस आर्टिकल में फ्रंट पे है, ठीक है। फिर यहां पे फ्रंट पेज पे एक और है, ठीक है, एससी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर्स मूव टू स्टाइफल स्टेट्स। मतलब सदर्न कंट्रीज के सदर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। और आज का एक और आर्टिकल आया है एडिटोरियल में, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ओपिनियन में भी फिस्कल फेडरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद here you can see the financial transfers to the states union governments, ठीक है, ये भी फिस्कल फेडरलिज्म है। किसने लिखा है, स्टेट प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में GS2 में भी मेंशन्ड है। कहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस, ओके। सो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपको पता है कि फिस्कल फेडरलिज्म पे अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है कि दो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, केरला और कर्नाटका के, वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली में, तो इट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ 7 to 8 minutes जिसमें आपको पूरा समझाया जाएगा कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, और रिसेंट में क्या चल रहा है। तो वीडियो इज गोइंग टू प्ले, ठीक है, वीडियो प्ले होने जा रहा है, आप उसको देखिएगा, विजुअल से अच्छा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। The video is going to start right now, okay? In the heart of India's vibrant democracy, a recent protest led by the Chief Minister of Kerala has sparked a nationwide conversation about fiscal federalism. Today, we delve into this complex issue and its implications for our nation. On the 8th of February 2024, Kerala's Chief Minister, Pinarayi Vijayan, took to the streets of Jantar Mantar in New Delhi. The purpose? To voice his dissent against what he and his followers referred to as the centre's financial embargo on Kerala. In the backdrop of this protest, a question arises: what does this mean for fiscal federalism in India? To answer that, we must first understand what fiscal federalism entails. Fiscal federalism is a term that encapsulates the financial relations between the union government and the state governments. It is a system that outlines how revenue and expenditure are allocated among various layers of the government. The Indian Constitution, through Article 246 and the 7th Schedule, divides powers and assigns responsibilities to the union and the states. This division includes both taxation powers and non-tax revenues. Fiscal devolution from the center to the states happens in two ways: statutory and non-statutory. Statutory devolution, governed by constitutional provisions, refers to the distribution of tax revenues between the central government and the state governments. It is a constitutional mechanism established to allocate the proceeds of certain taxes among the union and the states in a fair and equitable manner. On the other hand, non-statutory grants,
also known as discretionary grants, are provided under Article 282 of the Indian Constitution. Both the centre and the states can make any grants for any public purpose, even if it is not within their legislative competence. The 15th Finance Commission, led by N.K. Singh, made several recommendations for the period 2021 to 2026. These include maintaining the state's share in the divisible pool of taxes at 41% and suggesting ways to enhance state financial resources. But what does this mean for fiscal federalism in India? We're about to break it down. Fiscal federalism refers to the financial relations between the union government and the state governments. It focuses on how expenditure and revenue are allocated across different vertical layers of the government administration. This concept is deeply rooted in the Indian Constitution, particularly Article 246 and the 7th Schedule, which distribute powers and allot subjects to the union and the states. This includes both taxation powers and non-tax revenues. The financial relationship between the centre and the states is maintained through two types of devolution: statutory and non-statutory. Now, statutory devolution is a constitutional mechanism that ensures a fair and equitable distribution of tax revenues between the central government and the state governments. This is governed by Article 283A of the Constitution of India, which mandates that the Finance Commission has the responsibility to make recommendations regarding the division of the net proceeds of taxes between the union and the states. On the other hand, non-statutory or discretionary grants are provided under Article 282 of the Indian Constitution. This allows both the centre and the states to make any grants for any public purpose, even if it is not within their legislative competence. This kind of devolution is discretionary, meaning it's not fixed or mandatory. So, you see, both statutory and non-statutory devolution play crucial roles in the financial relationship between the centre and the states. They ensure that resources are distributed in a way that maintains the balance of power and allows for the overall development of the nation. As we continue to explore fiscal federalism, it's important to remember that this is not just about numbers or percentages. It's about the ability of our country to provide for its citizens, to invest in public services, and to ensure that every state has the resources it needs to thrive. And that's what fiscal federalism is all about. It's a system designed to create a balanced and equitable financial relationship between different levels of government. It's a system that, when implemented correctly, can help us build a stronger, more prosperous India. The 15th Finance Commission, chaired by N.K. Singh, made several recommendations for the period 2021 to 2026. This commission, a constitutional body, plays a crucial role in shaping the fiscal landscape of India by defining the financial relations between the centre and the states. One of the key recommendations of the Commission was to maintain the state's share in the divisible pool of taxes at 41%. This pool includes all taxes collected by the centre, excluding surcharges and cess, which are used for specific purposes. By maintaining this percentage, the Commission aimed to ensure a fair distribution of financial resources, taking into account the diverse needs of different states. The Commission also suggested several innovative ways to enhance state financial resources. For instance, it recommended encouraging states to undertake specified reforms in certain areas such as power sector, public distribution system, and ease of doing business. States that perform well in these areas could earn additional grants, fostering a competitive spirit among states and promoting overall national development. Moreover, the Commission highlighted the need to address the fiscal imbalance between the centre and the states. It recommended revenue deficit grants for 17 states, totaling to about 2 trillion rupees over the 5-year period. These grants are aimed at bridging the gap between the revenue a state is able to raise and the expenditure it needs to incur to provide essential services. The Commission also emphasized the importance of disaster management, recommending the establishment of state disaster risk management funds and a national disaster risk management fund. This reflects the Commission's commitment to ensure that states are financially prepared to deal with unforeseen calamities.
These recommendations are set to significantly impact the fiscal relationship between the center and the states. By fostering a more balanced and equitable financial system, the 15th Finance Commission has laid the groundwork for a more harmonious fiscal federalism in India. So, what does all this mean for India's future? The recent protests and the 15th Finance Commission's recommendations invite us to consider the future of fiscal federalism in India. The ongoing debate emphasizes the necessity for a balanced fiscal sharing mechanism. As India's economy continues to expand, so does the complexity of its fiscal architecture. The state's demand for greater fiscal autonomy and the center's need to maintain fiscal discipline are two sides of the same coin. The 15th Finance Commission has attempted to strike a balance between these two aspects, but only time will tell how effective these recommendations will be. With the evolving dynamics of center-state relations, fiscal federalism in India is set to undergo significant changes. As India continues to grow and evolve, so too will the conversation around fiscal federalism. Thank you for joining us on this journey through fiscal federalism in India. Stay tuned for more insights into the issues shaping our nation. ठीक है, आपने वीडियो देखा, यू हैव वॉच्ड इट, फाइन. वीडियो का कंटेंट ध्यान में रखना. जब मैं एडिटोरियल डिस्कस करूंगा तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म माई सेल्फ, फाइन. उससे पहले हम जनरली जैसा डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस सेक्शन एंड देन एडिटोरियल. ठीक है, तो वी विल फॉलो दैट पैटर्न. ओके, तो लेट्स गो टू साइंस सेक्शन. ठीक है, सो इन टुडेज साइंस सेक्शन, just a minute, yeah, in today's science section what is the article talking about is zodiacal dust. ठीक है, zodiacal जो डस्ट है ना उसकी मिस्ट्री के बारे में आया है. ठीक है, ये अहमदाबाद में एक स्टडी हुई थी, उसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है, साइंस वाला. ठीक है, क्लियर है. नाउ लेट्स डिस्कस. ये zodiacal लाइट क्या होती है? zodiacal लाइट इज अ विजिबल लाइट फ्रॉम अर्थ एज अ फेंट डिफ्यूज ग्लो ऑन कंप्लीटली डार्क नाइट्स. मतलब आपको पता है ना कि जब सनलाइट स्कैटर होती है, ठीक है, तो वो ग्लो करती है. वी हैव ब्लू कलर ऑफ स्काई बिकॉज सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल इन द अर्थ एटमोस्फियर, उससे ब्लू लाइट आती है. ठीक है, बाकी जो ये आप ज़ोडाइकल लाइट देख रहे हैं ना इस वाली फोटो में, पिक्चर में देखिए, मैं जूम करता हूं, दिस इज ज़ोडाइकल लाइट. ठीक है, ये ज़ोडाइकल लाइट है. क्लियर है. अब ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो सनलाइट है ना वो स्कैटर होती है नाइट टाइम में, ये दिखाई देती है. तो नाइट टाइम में सनलाइट स्कैटर होती है किससे? इंटरप्लैनेटरी डस्ट से. इंटरप्लैनेटरी डस्ट मतलब ये अपना सन है, मरकरी है, ठीक है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर एंड ऑल. तो इन जो प्लैनेट्स के बीच में जो ये स्पेस है ना, इनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, उनको कहते हैं इंटरप्लैनेटरी डस्ट. ठीक है, इनसे जो सनलाइट है ना वो जब स्कैटर होती है, दिस सनलाइट, व्हेन इट स्कैटर्स फ्रॉम दिस सनलाइट, दिस डस्ट पार्टिकल्स, देन इट विल अपीयर लाइक अ फेंट लाइट इन द अर्थ एटमोस्फियर. इसको आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट टाइम में. ठीक है, इसी को ही ज़ोडाइकल लाइट कहा गया है. ठीक है, अब इस आर्टिकल में क्या कहा जाएगा? इस आर्टिकल में ये कहा जाएगा कि ये इसका सोर्स क्या है. ठीक है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट तो है इसका सोर्स लाइट का, बट ये इंटरप्लैनेटरी डस्ट कैसे जनरेट हो रही है? ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में ये डस्ट क्यों आ रही है? ठीक है, ये एक अपने आप में ओपन क्वेश्चन, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी में. कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है अपने थीसिस, अपने थ्योरीज और एविडेंस के बेसिस पे. ठीक है, ये अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है. ठीक है, आर्टिकल शॉर्ट में समरी क्लियर है. अब थोड़ा इलैबोरेटली डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, आपको पता है कि एक नासा ने जूनो मिशन भेजा था, ठीक है, 2011 में जुपिटर को स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो उस जब वो जूनो मिशन जा रहा था ना, तो जब वो मार्स के पास पहुंचा ना, अराउंड मार्स, तो मार्स के पास पहुंच के जो डस्ट पार्टिकल हैं, फास्ट मूविंग डस्ट पार्टिकल्स, वो जूनो मिशन की सोलार पैनल्स पे जाके टकराने लगे और उसके पीसेस को तोड़ने लगे. ठीक है, फिर भी इसके स्पेसक्राफ्ट तो बहुत बड़ा था, ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही छोटे थे, नैनोमीटर्स में. ठीक है, तो कुछ ज्यादा मेजर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए. जूनो मिशन जुपिटर तक पहुंच गया. ठीक है, फाइन, ही इज मतलब साइंटिफिक स्टडी वो अभी भी कर रहा है. ठीक है, फाइन. तो अब दिस इज जूनो मिशन. ठीक है, क्लियर. ये मार्स है, तो ये मार्स की इंटरप्लैनेटरी स्पेस को पार करके जुपिटर की तरफ जब जा रहा था ना, तो इस जूनो मिशन की ये जो है ना सोलर पैनल, यहां पे ये डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल दे आर स्ट्राइकिंग टू दिस सोलर पैनल. ठीक है, वहां पे वो स्ट्राइक कर रहे थे, मतलब वहां पे वो टकरा रहे थे इसके सोलर पैनल से. ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स, फाइन. जब ये टकराते थे ना तो इनके द्वारा एक लाइट एमिट होती है. लाइट एमिट मतलब व्हेन दे स्ट्राइक दे स्कैटर द सनलाइट. ठीक है, वो स्कैटर करते हैं सनलाइट, तो उनसे एक लाइट निकलती है. ठीक है, क्लियर है, फाइन.
तो उसी जूनो मिशन के दरमियान ये बात साइंटिस्टों के और एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंटिस्ट है उनके दिमाग में पहुंची कि भाई इंटरप्लैनेटरी डस्ट नाम की भी कोई चीज है जो साइंटिस्ट को ध्यान में रखनी है जब वो किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे दूसरे प्लैनेट की तरफ। क्लियर है? क्योंकि वो डैमेज कर सकती है। मान लो ये तो डस्ट पार्टिकल छोटे थे तो डैमेज किया नहीं ज्यादा, कुछ बड़े पार्टिकल मिल गए ना तो सारा स्पेसक्राफ्ट जो है ना वो पूरा कबाड़ा कर देंगे। ठीक है, फाइन। तो जब ये डस्ट वाला कॉन्सेप्ट आया ना इस जूनो स्पेसक्राफ्ट से डस्ट को टकराने का, तो इस डस्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया किसने? एस्ट्रोनॉमर्स ने। जब उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये जो डस्ट पार्टिकल है ना इनकी क्वांटिटी कोई छोटी मोटी नहीं है, इनकी क्वांटिटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अपने आप में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है ना उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है ना ये आर 5.2 AU, मतलब उनकी क्वांटिटी है 5.2 AU, मतलब 5.2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो डिस्टेंस अर्थ एंड सन के बीच में ना वो आई थिंक 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो उसको आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स टकराए थे जूनो मिशन से। ठीक है, उसकी सोलर पैनल से, मतलब इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो डस्ट है ना इंटरप्लैनेटरी डस्ट जो जूनो से टकराई थी यही रिस्पॉन्सिबल है ज़ोडिकल लाइट के लिए। ज़ोडिकल लाइट इन द सेंस दिस। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि जूनो मिशन ने क्या क्या फाइंडिंग्स की थी। ये जूनो मिशन है, तो जब ये जूनो मिशन ट्रैवल कर रहा था ना, ये बीच में सन है। ठीक है, जब ये जूनो मिशन यहाँ पे जूनो मिशन ये देखो ट्रैवल कर रहा है ना, ये जब जुपिटर की तरफ जा रहा था ना, व्हेन द जूनो मिशन इज गोइंग टुवर्ड्स जुपिटर, ठीक है, तो मार्स की इंटरप्लैनेटरी जो स्पेस है ना उसको पार करके गया। तो उसके पार करते करते साइंटिस्टों ने एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया कि भाई एक क्लाउड एग्जिस्ट करता है डस्ट का, ठीक है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, उनकी इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ये देख रहे हैं ना आप क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स का, बहुत ही छोटे छोटे नैनोमीटर्स में पार्टिकल हैं बट इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक तरीका का डस्ट क्लाउड पूरे ऑर्बिटल में, जैसे ये अर्थ का ऑर्बिट है ना, ये अर्थ का ऑर्बिट है सन के अराउंड, ये सन है बीच में, तो इस पूरे ऑर्बिट को वो कवर करते हैं जस्ट लाइक अ क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जूनो मिशन ने फाइंड किया और यही डस्ट पार्टिकल्स जो इंटरप्लैनेटरी स्पेस में है ना, ये पूरा क्लाउड, ये पूरा सर्कल्ड क्लाउड, यही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की ज़ोडिकल लाइट जो अर्थ पे मिलती है ना हमें जब सनलाइट स्कैटर होती है डस्ट पार्टिकल से, तो यही पूरा क्लाउड वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये क्लाउड का ब्रेकअप हम देखते हैं। तो दिस क्लाउड कवर्स मार्स एज वेल एज इंटर प्लैनेटरी स्पेस बिटवीन मार्स एंड अर्थ। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें कवर करता है ना, अर्थ और मार्स और उसकी इंटर प्लैनेटरी स्पेस, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट स्कैटर होती है इन पार्टिकल्स के द्वारा और वो दिखती है क्योंकि इस क्लाउड की पोजीशन ही ऐसी है। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया कि ये क्लाउड डस्ट का कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये ज़ोडिकल लाइट कैसे क्रिएट करता है और अर्थ पे क्यों दिखाई पड़ती है। पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, एक भी चीज नहीं छूटी ना? फाइन, पूरा लेक्चर वॉच करके जाना है, ऐसे ही समझा दूंगा, पूरा स्टोरी के फॉर्म में याद रहेगा, कुछ नहीं भूलोगे, मेंस और प्री तक रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मार्स है ना, अब इस भाई ये जो क्लाउड फॉर्म हुआ है इसका सोर्स भी तो जानना है हमें, इतनी सारी डस्ट आई कहां से, क्योंकि अर्थ से डस्ट आती तो साइंटिस्ट पहले ही बता चुके होते कि हाँ अर्थ से भाई डस्ट एटमॉस्फेयर में जाके स्पेस में एंटर कर रही है। फाइन, तो ये डस्ट जो है ना वो अर्थ से तो आई नहीं थी, तो ये डस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने बाद में कंक्लूड किया कि ये अर्थ से नहीं आ रही है, ये मार्स से आ रही है। मतलब मार्स कुड बी इजेक्टिंग द डस्ट ड्यूरिंग द ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स। मतलब एक इवेंट होता है मार्स के सरफेस पे जिसको हम ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं, उसके थ्रू ये डस्ट इजेक्ट कर रहा है मार्स। ठीक है, इंटर प्लैनेटरी स्पेस में ये जो क्लाउड फॉर्म हुआ है। क्लियर है? अब इस आर्टिकल में जो चीज मेंशन्ड है ना, वो ये मेंशन्ड है कि ये डस्ट आ कैसे रही है, मतलब मार्स कैसे इजेक्ट कर रहा है ये डस्ट। तो लेट्स सी दैट। फाइन, देखो एक तो माइक्रो मीटरॉइड्स जो है ना वो भी डस्ट निकालते हैं, जो मीटरॉइड हैं जो एस्ट्रॉइड हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो वो भी डस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो डस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है वेट के टर्म्स में और बहुत ही ज्यादा नैनोमीटर्स के टर्म्स में उनका डायमीटर वगैरह होता है। ठीक है, दे वेट नो मोर देन 1/10,000 ऑफ द ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी उसका 1 ग्राम आप रखो और डिनोमिनेटर में इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यू डिवाइड विद 1000, जो वैल्यू मिले ना वेट की उतना ही वेट होता है एक डस्ट पार्टिकल का, मतलब वेरी 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 लेस वेट। ओके, बट वो स्पेस में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और उनकी एक साइज, एक पार्टिकल का साइज तो कम है बट उनका जब आप टोटल पूरा देखेंगे ना तो इट्स ह्यूज इन नंबर। ठीक है, जो कि मैंने बताया था आपको 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, तो जब ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मार्स के जो मून्स है ना, मार्स के मून्स कौन से हैं यहां पे देखिए आप, डीमोस एंड फोबोस, ये जो 2 मार्स के मून है ना, जब उन पे जाके ये स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जब मार्स के मून पे जाके ये स्मॉल पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक करते हैं ना,
डेमोस फोबोस डोंट हैव देयर एटमॉस्फेयर, मतलब इन पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं हो पाते हैं, वो जाते हैं इन मून्स की एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके इनके सरफेस पे जाके स्ट्राइक करते हैं। तो वो जब स्ट्राइक करते हैं तो स्मॉल क्लाउड्स ऑफ डस्ट उठते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये आपकी फील्ड है, ठीक है, आपका ग्राउंड है जहां पे मिट्टी लूजली पड़ी हुई है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अगर आप इसमें एक कंकड़ उठा के मारेंगे ना बहुत तेज से तो एक डस्ट का क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, छोटा मोटा, और कुछ समय के बाद वो वहीं सेटल हो जाता है। लेकिन डस्ट का क्लाउड तो फॉर्म होता है ना, तो यही सीन है मार्स के मून्स पे। जो फोबोस है डेमियोस है ना, डीमोस सॉरी, उन पे जब ये पार्टिकल हजारों की संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में आके, बट इनका साइज तो छोटा है इंडिविजुअली, बट इनका ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो बहुत हैवी है, और इनके पास एटमॉस्फेयर तो है नहीं डीमोस और फोबोस के पास, तो एटमॉस्फेयर में ये बर्न नहीं हो पाते, ये सरफेस तक पहुंचते हैं, और सरफेस पे जब ये स्ट्राइक करते हैं ना इतनी ह्यूज क्वांटिटी में, तो ये डस्ट के क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है, डस्ट के क्लाउड्स बनाते हैं। और ये डस्ट के क्लाउड जो है ना, जस्ट लाइक दिस, जब आप कंकड़ मारते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट के क्लाउड जो है, ये क्या करते हैं, ये मार्स के जो मून्स हैं फोबोस और डीमोस, उनकी ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मून की ग्रेविटी लेस होती है इन कंपैरिजन टू प्लैनेट, तो इनकी वो ग्रेविटी एस्केप करके एटमॉस्फेयर सॉरी इनके फोबोस और डीमोस के एटमॉस्फेयर से निकल के इनकी ग्रेविटी को एस्केप करके वो स्पेस में आ जाते हैं, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, ठीक है। इस तरह से ये डस्ट क्रिएट होती है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है, ठीक है। और ये स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल है ना, ये स्पेस में होते हैं, ठीक है, ये मार्स की ग्रेविटी को भी एस्केप करते हैं और अर्थ की ग्रेविटी को इसलिए ये स्टे कर पाते हैं इस इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, ठीक है, ये सारे डस्ट पार्टिकल। फाइन, क्लियर है आपको? बस इतना ही आर्टिकल टॉक कर रहा था। आर्टिकल आपको क्लियर है, स्टोरी क्लियर है ना? स्टोरी क्या है, जूनो मिशन जो है ना, जो 2011 में नासा ने लॉन्च किया था, उसके थ्रू हमें एक डस्ट के बारे में पता चला, ठीक है। उस जब डस्ट का हमने स्टडी किया तो हमें पता चला ये डस्ट ज्यूडिकल लाइट फॉर्म करती है अर्थ पे, ठीक है। अब ये लाइट क्यों फॉर्म करती है, तो हमें पता चला कि एक डस्ट का क्लाउड है मार्स और अर्थ की इंटर प्लैनेटरी स्पेस में, ठीक है। और ये डस्ट का क्लाउड फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि जो मार्स के मून्स हैं डीमोस और फोबोस, इन पे जब मीटरॉइड्स या छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जाके जब स्ट्राइक करते हैं तो इनके सरफेस से डस्ट के क्लाउड फॉर्म निकलते हैं और वो ग्रेविटी में इनकी एस्केप करके इंटरप्लैनेटरी स्पेस में आके, ठीक है, एक क्लाउड तरीके का फॉर्म कर लेते हैं। फाइन, दिस इज द होल स्टोरी विच यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? वी हैव डिस्कस साइंस सेक्शन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, या दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, लेट्स डिस्कस। आज कौन सा आर्टिकल आया है, अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, डीलिमिटेशन के मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, और सीट को फ्रोज क्यों किया गया था 1971 सेंसस में, ये पूरा समझाऊंगा मैं, ठीक है। आपको अभी डरना नहीं है, ठीक है। और ये क्या फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज, ठीक है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स डिस्कस। तो अभी तक का कॉन्टेक्स्ट या अभी तक का बैकग्राउंड क्या है कि डीलिमिटेशन जो होने वाला है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, मतलब लोकसभा आपको पता है ना, लोकसभा के जो 500 प्लस जो मेंबर्स चुन के आते हैं, उनको आपको पता है कि वो एमपी होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मतलब हर पूरी कंट्री को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है, ठीक है। उस एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब है कि इन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट रखा ना, इनका नंबर बढ़ाओ आप और इनका टेरिटोरियल एरिया बढ़ाओ। मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा दिल्ली का एरिया है, ठीक है, मान लिया हमने। अब ये पूरा दिल्ली का एरिया वन कॉन्स्टिट्यूएंशियल लोकसभा असेंबली है, ठीक है। अब डीलिमिटेशन जब इसका होगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एरिया को इंक्रीज करो आप और इसमें मोर पॉपुलेशन इंक्लूड करो, मतलब दिल्ली से आप इसको दिल्ली एनसीआर कर दो, ये डीलिमिटेशन का मतलब है। फाइन, क्लियर आपको डीलिमिटेशन का क्या मतलब है। उसके बाद क्या है कि डीलिमिटेशन 2026 के सेंसस के बाद होना था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। जो 2026 है ना, उसके बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बेसिस पे आपको जो लोकसभा सीट्स हैं और जो स्टेट की एमएलए की सीट्स हैं, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया को बढ़ाओ या फिर उनकी सीट्स को बढ़ाओ। मतलब पूरे इंडिया में 500 प्लस लोकसभा सीट्स हैं, या तो आप 500 प्लस से लेके 800 प्लस करो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। एक एमपी के अंडर 10 लाख या 8 लाख से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो आपको एमपी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। फाइन, तो वो 2026 के बाद पहली सेंसस को होना है, 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी ना, उसके डेटा पे होना है। तो आपको पता है कि 2011 में सेंसस हुई थी, ठीक है, उसके बाद 2021 में होनी थी, जो कि कोविड की वजह से हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब अगर 2021 में हो जाती तो 2031 में जो सेंसस होनी थी ना, उसके डेटा के बेसिस पे डीलिमिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइज की जाती, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। बट अब 2021 वाली जब पोस्टपोन्ड हो गई है,
तो 2021 वाली अगर 2022 के बाद होती है ना सेंसस, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 2021 वाली अगर सेंसस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हुई, अगर वो 2026 के बाद होती है ना, तो 2026 के बाद अगर ये सेंसस होती है तो इस सेंसस का डेटा यूज किया जाएगा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को करने में। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है, इसलिए ये आर्टिकल आया है। फाइन। अब डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। फाइन। सिंपल वर्ड्स में मैंने ऊपर समझाया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जो फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल यूपी ले लो आप, ठीक है। अगर कोई कह रहा है ना आपसे कि यूपी में डिलिमिटेशन हो रहा है, तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि यूपी में जो लोकसभा सीट्स हैं राइट नाउ कितनी हैं, प्रेजेंट में कितनी हैं, 80, ठीक है। तो इन लोकसभा सीट्स को और इनकी बाउंड्रीज को, मतलब इनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ठीक है, उनको या तो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, मतलब उनको चेंज किया जा रहा है। फाइन। मतलब लोग 80 स्टेट, यूपी के स्टेट को 80 लोकसभा सीट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो 80 तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, तो मान लो 1 2 3 4 5 में डिवाइड किया, ठीक है। और ये उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड है, ठीक है। जैसे इसका टेरिटोरियल एक्सटेंड ये है। फाइन। तो अगर डिलिमिटेशन हो रहा है यूपी में, तो डिलिमिटेशन के बाद, ठीक है, हो सकता है इस स्टेट को इस तरीके के 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाए और सबका टेरिटोरियल एक्सटेंड भी चेंज कर दिया जाए। देखा आपने, यहाँ पे ये टेरिटोरियल एक्सटेंड था पहले वाले का, अब हमने ये कर दिया है, ठीक है। तो इसी को डिलिमिटेशन कहते हैं, मतलब लोकसभा सीट्स और विधानसभा सीट्स को बढ़ाना या घटाना, और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है, मान लो एक लोकसभा सीट जाती है आपकी इटावा से लेके कानपुर तक, ठीक है। अब डिलिमिटेशन के प्रोसेस में आपने कह दिया कि वो सिर्फ कानपुर तक नहीं जाएगी, अब लखनऊ तक जाएगी, तो मतलब आपने उसकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस लोकसभा सीट्स की जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है उसको बढ़ा दिया है। फाइन। तो ये डिलिमिटेशन है, इसका मतलब आपको क्लियर है। उसके बाद इन सीट्स के अलावा एक और चीज होती है डिलिमिटेशन प्रोसेस के दरमियान, वो ये होती है कि जो आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं ना एससी एसटीज को, ठीक है, एससी एसटीज को रिजर्वेशन मिलता है कहां? लोकसभा में और विधानसभा में। तो इन रिजर्वेशन को भी रिवाइज करना है आपको, मतलब इनको भी या तो बढ़ाओ या घटाओ, मतलब इनका भी रिवीजन करो, ठीक है। उसको भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है। फाइन। अब कॉन्स्टिट्यूएंशियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? कॉन्स्टिट्यूएंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ना लोकसभा और विधानसभा की, एज वेल एज उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट, वो आपको रीएडजस्ट करना है आफ्टर ईच सेंसस। फाइन, क्लियर है? बैकिंग मिल गई आपको आर्टिकल 82 एंड 170। फाइन, ठीक है। आपको ईच सेंसस के बाद इनको रीएडजस्ट करना है। फाइन। आप बढ़ाओ बढ़ाओ वो आपके ऊपर है, बट आपको रीएडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये रीएडजस्ट कौन करेगा? ये रीएडजस्ट करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है जो कि ये एक्सरसाइज कैरी करता है, ठीक है। पिछली हिस्ट्री में कौन कौन सी डिलिमिटेशन हो चुके हैं? तो हिस्ट्री में 1951 में हुआ था डिलिमिटेशन वाली एक्सरसाइज, 1961 में और 1971 में हुई थी, ठीक है। मतलब 1971 सेंसस के बेसिस पे, 1961 के सेंसस के बेसिस पे और 1951 के, ठीक है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आर्टिकल से रिक्वायरमेंट है और दूसरी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है, पीपल के बिहाफ पे गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया कि रूल करे। असली राजा तो आम जनता ही है, ठीक है। तो जब असली राजा आम जनता है, तो जो आम जनता का 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू वाला है ना जो प्रिंसिपल, वो आपको फॉलो करवाना है, ठीक है। वो आपको फॉलो करवाना है, तो आपको इसके लिए हर एक सेंसस के बाद चेक करना होगा कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करवाई जाती है। फाइन, क्लियर है। उसके बाद 1971 सेंसस में ये जो डिलिमिटेशन वाला प्रोसेस है उसको फ्रोज कर दिया गया था, मतलब उसको फ्रीज कर दिया गया था कि आप इसके बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं होगी, भले ही आगे कितने भी सेंसस हो जाए 1971 सेंसस के बाद। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी देश में, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेट्स जो यूपी बिहार वगैरह हैं, ये मेजर्स लें, ठीक है। ये कुछ मेजर्स लें इस पॉपुलेशन को स्टॉप करने के लिए, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए कंट्री में, ठीक है। इसलिए ये फ्रीज किया गया था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को, ठीक है। फाइन। उसके बाद क्या हुआ? ये फ्रीज कैसे किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाके, ठीक है, और 84th अमेंडमेंट एक्ट लाके, ठीक है। मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि 2000 तक फ्रीज किया जाता है डिलिमिटेशन। उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने कह दिया 2026 तक फ्रीज किया जाता है, मतलब 2026 तक फ्रीज कर दिया जाएगा, कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगी। फाइन। उसके बाद द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर रीएडजस्टेड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। एंड द सीट्स फॉर एससी एसटी वर डिटरमाइंड एज पर द 2001 सेंसस एंड विल बी कैरिड आउट आफ्टर 2026। मतलब आपने डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया 1971 में
और 42 और 84 अमेंडमेंट एक्ट लाके कब तक, 2026 तक, ठीक है। उसके बाद जो बाउंड्री का जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो एरिया है ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसको अगर आपको चेंज करना है ना, तो इसको कब फ्रीज किया गया था, इसको फ्रीज कर दिया गया था 2021 के सेंसस, 2001 के सेंसस पे 2026 तक, ठीक है। और साथ में जो SC ST रिजर्वेशन वाली सीट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया था। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझो आप कि अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टेरिटरी बढ़ाना है या घटाना है तो आप वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको फ्रीज कब तक कर दिया गया है, 2026 तक। 2001 तक तो आप टेरिटरी का एरिया बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। SC ST की जो सीट्स है रिजर्वेशन के लिए उनको बड़ा घटा सकते हो, लेकिन आप, ठीक है, 2001 के बाद ये फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए, ठीक है। फिर आप 2026 के बाद ही उसको घटा बढ़ा सकते हो, फाइन, क्लियर है। अब क्या हुआ कि सेंसस 2031 में होना था, मैंने आपको बताया था ना, ये प्रोसेस पूरा चलेगा 2031 तक। तो 2031 में सेंसस होना था, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी थी, बट 2021 में सेंसस हुआ नहीं। तो उसका अनुमान है कि 2021 वाला जो सेंसस है वो हो सकता है 2026 के बाद हो। अगर 2026 के बाद हुआ ना वो सेंसस, तो उसी सेंसस के डेटा पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना मैंडेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पे, 84th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। अब इश्यूज क्या है इस डिलिमिटेशन के, देखो 2026 तक आपने फ्रीज किया 1971 सेंसस के बेसिस पे 84th अमेंडमेंट एक्ट से, फाइन। आपने इसलिए किया था कि स्टेट्स एनकरेज होंगे और पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल ही नहीं किया भाई। इनकी पॉपुलेशन तो बराबर बढ़ती रही 1971 के बाद भी, लेकिन जो स्टेट्स साउथ के ना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और इनकी इतनी नहीं बढ़ी है, ठीक है। इसलिए एक पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है इंडिया में, ठीक है। पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। क्या पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है? पॉपुलेशन इम्बैलेंस ये क्रिएट हो गया जो सदर्न स्टेट है ना नीचे के, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं ऊपर के, ठीक है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप यूपी में ही देख लो 19 से 26 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सदर्न स्टेट है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबकी आप पॉपुलेशन मिला लो तब जाके कहीं 26 करोड़ के ऊपर होगी जाके। और आप यूपी, बिहार की मिला लो, वो इन सारे स्टेट से भी ज्यादा निकलेगी जाके पॉपुलेशन। तो मतलब पॉपुलेशन का कंट्रोल मेजर्स इन लोगों ने लिया ही नहीं, नॉर्थर्न स्टेट्स ने, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिया नहीं नॉर्थ वालों ने, इन्होंने, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ। तो जब भाई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्टेट को कितनी लोकसभा सीट्स मिलेंगी। जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा लोकसभा सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे तो इन नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ। तो नॉर्दर्न स्टेट्स को जो लोकसभा सीट मिलेंगी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में जो 2026 में होगी, उसमें बहुत ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी लोकसभा की। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ यूपी में आपको पता है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा उसको लोकसभा सीट्स मिली हुई हैं 40। आपको पता है केरला में पॉपुलेशन कम है, उसको 20 सीट्स ही मिली हैं, ठीक है। तो ये एक फेडरलिज्म टाइप की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें ये दिक्कत करेगा कि सदर्न स्टेट्स को आप रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो तो नेगेटिव में चले गए ना। उन्होंने पॉपुलेशन भी अपनी कंट्रोल की, ठीक है, उसका कुछ फायदा खास हुआ नहीं, उससे नुकसान और हो गया उनका कि भाई उनकी लोकसभा जो रिप्रेजेंटेशन थी वो घट गई, क्योंकि उनको नंबर ऑफ सीट्स कम अलॉट होंगी, उनकी पॉपुलेशन कम है अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, फाइन। तो ये फेडरलिज्म पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल में राइटर ने क्या सजेशन दिए हैं, उन्होंने कहा कि एक तो तरीका ये है कि आप जो 544 सीट है ना अभी, उनको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो स्टेट्स में। टेबल 1 में देखो इसको, ठीक है। टेबल 1 में क्या है कि आप 80 जो सीट्स हैं इनको बढ़ा के 91 कर दो। डिलिमिटेशन 2026 में होगा, उसमें मतलब नेट गेन यूपी को 11 सीट्स का हुआ, ठीक है। बिहार में 50 कर दो, मतलब बिहार की 10 लोकसभा सीट बढ़ गई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के जो 42 हैं उनको कम कर दो कि भाई अब 42 की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो हम 42 की जगह आपको 34 कर देते हैं, मतलब ये -8 लोकसभा सीट चलेंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट बढ़ रही हैं और सदर्न स्टेट्स की कम हो रही हैं, माइनस में जा रही हैं बल्कि। तो अगर फर्स्ट तरीका अपनाया गया ना कि मतलब 243 सीट्स को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब नंबर सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, मतलब ये टोटल नंबर सेम ही रहना चाहिए 543, बस आप उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह जिनमें पॉपुलेशन बढ़ गई है उनको ज्यादा सीट अलॉट कर दो, और भाई जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है उनको सीट्स कम अलॉट कर दो, उनको नेगेटिव में प्रोवाइड करवा दो। तो ये तो भाई अगर ऐसा प्रोसेस करोगे ना तो दिस इज नॉट गुड फॉर फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री, फाइन। सदर्न स्टेट्स वाले प्रोटेस्ट करने को उतर आएंगे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंट्रोल अवर पॉपुलेशन, देन इन रिजल्ट ऑफ दैट वी आर लूजिंग अवर लोकसभा सीट्स, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला अप्लाई करना इज नॉट गुड, टेबल 1 में जो दिया गया, ठीक है। अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ सीट्स 544 से बढ़ा के 848 कर दो,
ठीक है, मतलब सभी स्टेट्स की प्रोपोर्शन में सीट्स बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इसमें भी गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है, टेबल 2 देखिए आप, सीट्स टोटल 543 से बढ़ा के हमें 848 कर दी, फाइन, ठीक है, मतलब सभी स्टेट्स को हमने सीट बढ़ा के दी। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखिए ना आप, यूपी को पिछली बार 80 सीट्स मिली थी, अब हालांकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसको 143 सीट्स मिलेंगी नए वाले डिलिमिटेशन में, अगर 848 वाले तरीके से किया गया, मतलब उसको 63 ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वहीं आप कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में पहले 28 थी, ठीक है, आपने बढ़ा के इसको 41 कर दिया, मतलब सिर्फ 13 ही सीट गेन हुई है उनको। यूपी को 63 सीट्स बढ़ के मिली हैं और कर्नाटका को 13, फिर भी कर्नाटका इन कंपैरिजन टू यूपी तो कम ही रहा ना इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो मतलब ये भी फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो हम इसको भी फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा है। और अगर हमने इन दोनों को फॉलो किया तो जो 1971 में हमने अपनी फिलॉसफी लाई थी कि भाई हम इसलिए फ्रीज कर रहे हैं कि लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, तो आप इसको ही खुद ही इसके कॉन्फ्लिक्ट में आप डिसीजन दे दोगे अगर इन दोनों को अप्लाई, इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई किया। मतलब जिन्होंने भाई अच्छा रिजल्ट दिया आपको, पॉपुलेशन कंट्रोल करके दी, वो तो घाटे में चले गए ना। इसलिए दीज टू मेजर्स आर नॉट गुड टू इंप्लीमेंट बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर पे भी दिक्कत करते हैं और 1971 में जिस फिलॉसफी के साथ लेके, ठीक, हमने फ्रीज किया था उसको भी ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, फाइन। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन मी केयरफुली। इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ना, वेयर इज द सिलेबस, हाँ वेयर इज द सिलेबस, जस्ट वेट। आपको पता है ना कि मेंस में आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन्ड है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, ठीक है, इस पे मेंस में क्वेश्चन भी पूछता है वो। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है इन टर्म्स ऑफ डीलिमिटेशन जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, याद रखना है इसको। तो क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, यूएस में क्या है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आप मान लो जो यूएस का है वो इंडिया की लोकसभा के तौर पे ही है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि उसको कैप कर दिया गया है 435, मतलब नंबर ऑफ सीट्स 435 ही रखी जाएंगी जो कि 1913 से कैप्ड है, ठीक है, 1930 से उन्होंने फ्रीज कर रखा है कि हम 435 से सीट बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, और कैप तो कर रखा है। लेकिन उनकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई है 1911 से, 1911 में 9 करोड़ थी, वो आज की डेट में 33 करोड़ हो गई है, मतलब डबल ट्रिपल हो गई है। तो भाई यूएस ने कैसे मैनेज किया इसको, क्योंकि सीट्स तो कैप्ड है 435, तो यूएस ने क्या किया है कि उसका फेडरलिज्म भी इफेक्ट ना हो, फिर भी डिलिमिटेशन वाली एक्सरसाइज भी कैरी ऑन हो जाए, तो उसने क्या किया है, द सीट्स अमंग द स्टेट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एवरी सेंसस थ्रू द मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। आपको ये याद रखना है, थ्रू द मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। दिस डज नॉट रिजल्ट इन एनी सिग्निफिकेंट गेन और लॉस फॉर एनी स्टेट, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल और मैं अभी आपको ये पूरा समझाऊंगा, समराइज कराऊंगा, ठीक है, क्लियरली, बस एक एग्जांपल और सुन लो आप। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2020, ठीक है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स फॉर 37 स्टेट्स चेंज की गई, ठीक है, मतलब समझो इसको आप, जो 2020 का सेंसस था ना यूएसए का, ठीक है, उसके बेसिस पे जो 37 स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी सीट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और जो टेक्सास है ना उसको 2 सीट्स मिली, ठीक है, और जो 5 अदर स्टेट्स हैं उनको 1 सीट मिली और बाकी जो 7 स्टेट हैं उन्होंने एक सीट अपनी लूज कर दी। क्लियर? अब समझो यहां पे आप, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, इतने अच्छे से समझाऊंगा ना कभी भूलोगे नहीं आप। यूएस में क्या फॉलो होता है, प्रिंसिपल क्लियर आप, यूएस में क्या फॉलो होता है, इक्वल प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल, ठीक है। अब कैसे होता है मैं समझाता हूं। मान लो ये कुछ स्टेट्स हैं यूएसए का 2020 का सेंसस हुआ, ठीक है, 2020 के सेंसस में पता चला उन्हें कि पॉपुलेशन भाई 11 करोड़ से लेके हाइपोथेटिकली ले लो 20 करोड़ हो गई है, ठीक है। अब हमें डिलिमिटेशन में सीट्स बढ़ानी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल के तहत, इक्वल प्रोपोर्शन के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी है ना, इनमें पॉपुलेशन पहले से बढ़ी हुई है, ठीक है, फाइन, तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो पहले से बढ़ी हुई है, तो इनको हम फ्रीज कर देते हैं, मतलब इनकी सीट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, इन 4-5 स्टेट्स की सीट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा 2020 के सेंसस के बेसिस पे, ठीक है। और जितनी प्रोपोर्शन में सीट बढ़ी है, सॉरी पॉपुलेशन बढ़ी है कंट्री में, मतलब 11 से 20 हुई है, तो मतलब 9 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है, तो 9 करोड़ के प्रोपोर्शन में जो सीट्स बनती हैं, ठीक है, 9 करोड़ के प्रोपोर्शन में जो सीट्स बनती है, इन द सेंस अगर 9 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है और पिछली बार 1 करोड़ पॉपुलेशन 1 सीट रिप्रेजेंट करती थी, तो मतलब अगर 9 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमें 9 सीट्स बढ़ानी है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिनकी सीट्स पहले से बढ़ी हुई हैं उनमें आप कुछ चेंजेस मत करो, बाकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें क्या करो आप, 9 सीट्स बढ़ानी है आपको, ठीक है। जिस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी 1 सीट बढ़ाओ आप, ठीक है, सबकी 1-1 सीट बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे आप 9 सीट्स बढ़ा दो, ठीक है। अब आपको 9 सीट्स बढ़ानी है, लेकिन आपने कैप लगा रखा है 435 सीट्स का, ठीक है। अगर आप 9 सीट बढ़ाओगे तो ये 435 से बढ़ के,
ठीक है, 435 से बढ़ के ये हो जाएंगी 444, लेकिन हमने कैप 435 पे लगा रखा है। तो जिन नीचे वाली स्टेट्स की सीट्स को बढ़ा रहे हो ना आप, उन्हीं के कंपैरिजन में, ठीक है, उन्हीं के कंपैरिजन में 9 सीट्स को आप ये ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं जिनमें अनचेंज रहना था, उनमें से एक एक सीट कम कर दो। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? मतलब जिन स्टेट्स को पहले से बढ़ी हुई सीट्स मिली हुई है ना, ठीक है, उनको आप कम करो और उनके हिस्से में जो कम हुई है ना सीट्स, उनको आप दूसरे स्टेट्स में बांट दो जिनमें पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी में पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, वो यूपी में पॉपुलेशन होगी 2 करोड़ से लेके 4 करोड़, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में भी पॉपुलेशन बढ़ी है, तमिलनाडु में हो गई 1 करोड़ से लेके 2 करोड़, लेकिन यूपी में ज्यादा बढ़ी है। फाइन, तो आप यूपी में ज्यादा बढ़ी है उससे मतलब नहीं है, आप यूपी की, आपको तमिलनाडु की सीट बढ़ानी है क्योंकि इसके पास सीट्स भी कम है और इसकी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी है, तो आपको एक सीट बढ़ानी है ना, तो आप वो यूपी की एक सीट कम करके तमिलनाडु को दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आपने कैप लगा रखा ना 435 का, ये भी मेंटेन रहेगा और सारे स्टेट्स में इक्वल प्रोपोर्शन में सीट्स बढ़ जाएंगी, जिसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे बढ़ रही हैं, यूपी में सीट्स ज्यादा थी तो इनको तमिलनाडु की सीट से इक्वल प्रोपोर्शन में लाने के लिए भाई तमिलनाडु को एक सीट दे दी गई यूपी की, और ये कहा गया कि तमिलनाडु में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट नहीं थी, ना कम हुई है बल्कि बढ़ी है, तो दे डिजर्व 1 सीट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गिव योर सीट्स टू देम। मतलब दे इग्नोर दैट कि यूपी में जो अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो आपको सीट बढ़ के मिलेगी, नहीं, इनफैक्ट आपकी कम हो रही है क्योंकि आपके पास पहले से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। तो यही यहां समझाया गया था, देखिए आप जस्ट रीड इट वंस, जस्ट अ मिनट। देखो यहां क्या समझाया गया है कि 2020 में सेंसस हुआ, उसके बाद जो सीट्स बटनी थी ना, उसमें से 37 स्टेट्स में नो चेंज हुआ, मतलब उनकी सीट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 37 को फ्रीज कर रखा था। टेक्सास को 2 सीट्स एक्स्ट्रा मिली और जो 5 अदर स्टेट्स है ना, उनको एक एक सीट एक्स्ट्रा मिली। तो इनकी सीट्स कहां से आई? इनकी सीट्स यहां से आई जो 7 स्टेट थे ना बचे हुए, उनमें से एक एक सीट लेके इन 5 को और टेक्सास को 2 सीट्स बांट दी गई। फाइन, तो मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिया गया। ठीक है, क्लियर है? फाइन, अब यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, यूरोपियन यूनियन वाली पार्लियामेंट में 720 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं डिवाइडेड है किसमें, 27 कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको कहते हैं डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि अंडर दिस प्रिंसिपल द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ सीट्स शैल इंक्रीज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मतलब ऊपर वाले में इक्वल प्रोपोर्शन क्या करना था, स्टेट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में सीट्स बांटनी थी। ठीक है, इसलिए हम पहले वाले की कम करके दूसरे वाले को दे रहे थे। मतलब इसमें डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल नहीं था यूएस के केस में, मतलब अगर टेक्सास में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसको एक आप प्रोवाइड करो सीट, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, टेक्सास में अगर पहले से ज्यादा सीट्स हैं तो इसकी हम सीट एक ले और लेंगे ताकि सारी स्टेट्स के बीच में प्रोपोर्शनली सीट्स बांटी जा सके। ठीक है, ईयू के केस में क्या है कि डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उसी के कंपैरिजन में, उसी प्रोपोर्शन में आपकी सीट्स भी बढ़नी चाहिए। मतलब अगर यूपी की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूपी की लोकसभा सीट्स भी बढ़नी चाहिए। फाइन, समझ में आया डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी? एक एग्जांपल इसका है कि डेनमार्क में जब पॉपुलेशन 60 लाख थी ना, तो उसके बाद 15 सीट्स थी। ठीक है, मतलब एवरेज 4 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर था। ठीक है, और जर्मनी की सीट्स, ठीक है, 96 थी क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसकी पॉपुलेशन थी 8.3 करोड़। ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स को बांटा गया था। उसको क्यों कहते हैं, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी, यूरोपियन कमीशन के केस में। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है जो राइटर प्रोवाइड कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन ये कह रहे हैं कि देखो आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी होल्ड ऑन करना है। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला कहां गया, जस्ट अ मिनट, ये वाला। ठीक है, 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करके। और आपको फेडरल प्रिंसिपल को भी खत्म नहीं होने देना है। आपको पता है ये जो 2 टेबल समझाई थी फेडरल प्रिंसिपल कैसे इफेक्ट हो रहा था, तो इन दोनों को साथ में लेके चल के जो एक आइडियल वे है वो ये है कि आप नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा को कैप कर दो, जैसा यूएसए में कर रखा है। मतलब 243 सीट से ज्यादा नहीं होंगी, उनको आप कैप कर दो। बाकी आप स्टेट से कह दो कि आप अपनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नंबर ऑफ एमएलए जो है ना वो बढ़ा घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, इससे राज्यसभा में सीट्स चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुन के आते हैं स्टेट असेंबलीज से, और स्टेट असेंबलीज के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन में। फाइन, तो इससे आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और फेडरल प्रिंसिपल दोनों अपहोल्ड हो जाएंगे। फाइन, क्लियर है पूरा डिलिमिटेशन वाला? ठीक है, अगर आपको दोबारा नहीं आया वो समझ में, तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना स्टार्टिंग से, जहां से ये स्टार्ट हुआ था उसी टाइमलाइन से लेकर अभी तक क्लियरली समझ में आ जाएगा। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्लियर है, समझाया मैंने कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्विच ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट। औरंगजेब के बारे में यू कैन ब्लाइंडली कट इट। फाइन फाइन, तो वी हैव डिस्कस्ड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडिटोरियल। ठीक है, अभी एडिटोरियल में क्या मेंशन्ड है, लेट्स सी। ठीक है, जो नेक्स्ट एडिटोरियल में आर्टिकल है वो है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को जो फाइनेंस ट्रांसफर कर रही है ना, वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करती जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एवर द स्टार्ट ऑफ 14th कमीशन अवार्ड, जो 14th कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि 42% ऑफ यूनियन टैक्सेस जो है ना
वो स्टेट्स तक जाने चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल ट्रांसफर टू द स्टेट्स, मतलब यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो ट्रांसफर्स है ना वो स्टेट्स को रिड्यूस करते जा रही है, डिस्पाइट कि 14th फाइनेंस कमीशन ने अवॉर्ड किया था कि 42% आपको टैक्सेस, ठीक है, स्टेट्स को रेवेन्यू के तौर पे देने हैं 42% ऑफ द टैक्सेस। मतलब अगर सेंटर 100 रुपए कलेक्ट कर रही है ना टैक्स में, तो उनमें से 42 रुपए आपको स्टेट्स में बांटने हैं, ठीक है, फाइन, क्लियर है। अब इस आर्टिकल में कहा कि अब हम टैक्स रेवेन्यू की कुछ बेसिक मैथ कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट टैक्स रेवेन्यू क्या सीन है, उसका क्या सिस्टम है, पूरा देख लेते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है ना वो रिकमेंड करता है कि स्टेट का जो शेयर होना चाहिए ना नेट टैक्स रेवेन्यू में यूनियन गवर्नमेंट की, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू ये होता है कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, मतलब कितना सेंटर ने कलेक्ट किया, ठीक है, मान लो 100 रुपए कलेक्ट किया, वो आपका ग्रॉस रेवेन्यू टैक्स हो गया, ठीक है। इसमें नेट क्या होता है, अगर आपको ग्रॉस से नेट निकालना है ना, नेट टैक्स रेवेन्यू, तो ग्रॉस तो 100 है, अब आपको इसमें नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भाई गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन में अपना खर्चा किया है उसको आप घटाओ 100 में से, और जो गवर्नमेंट ने सरचार्ज और सेस लगाया है उसको आप घटाओ, सिर्फ आप टैक्स ही टैक्स जोड़ो। मतलब ग्रॉस में से आप जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा किया है टैक्स कलेक्ट करने में, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो पे करती है, वो टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं उन सबको पे करती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती है, उसमें जितना स्पेंड किया उसको माइनस करो आप ग्रॉस में से, और फिर आप माइनस करो सेस और सरचार्ज जो गवर्नमेंट खुद ही लगाती है, ठीक है, फॉर अ पर्पस और फॉर अ कॉज, ठीक है। वीडियो में आपने देखा होगा सेस और सरचार्ज क्या होता है, फाइन, उनको आप ग्रॉस में से माइनस करो, जो वैल्यू मिलेगी ना वो होती है नेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो जो फाइनेंस कमीशन है ना वो रिकमेंड करता है कि नेट टैक्स रेवेन्यू में से यूनियन गवर्नमेंट को कितना स्टेट्स में देना है, ठीक है। 14th ने कहा था 42% देना है, 15th ने कहा था फाइनेंस कमीशन ने कि 41% देना है, ठीक है। मतलब 15th फाइनेंस कमीशन ने कम कर दिया था, वो 41% कहा था, ठीक है, 42 से 41 कर दिया था, फाइन, ठीक है। अब ग्रॉस जो टैक्स रेवेन्यू है ना, नेट नहीं ग्रॉस, वो गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का 14 लाख करोड़ से 2015-16 में आज की डेट में 33 लाख करोड़ हो गया है 23-24 में, ठीक है। लेकिन स्टेट का जो शेयर है, ठीक है, इस पे ध्यान देना आप, स्टेट का जो शेयर है यूनियन टैक्स रेवेन्यू में जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, वो रेवेन्यू में सिर्फ कितना बढ़ रहा है, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हुआ है। मतलब 14 लाख करोड़ से, ठीक है, 33 हो गया, मतलब 14 का डबल कितना होता है 28, ठीक है, 28 से भी, ठीक है, जब आप 5 लाख करोड़ जोड़ोगे ना उसमें, तब होगा आपका जाके 33 लाख करोड़, ठीक है। मतलब आपका यूनियन का जो रेवेन्यू है वो डबल से भी ज्यादा हो गया, 5 लाख करोड़, ठीक है, और आपने स्टेट्स का सिर्फ डबल ही किया, 5 से 10 लाख करोड़ ही किया, ठीक है। तो मतलब आप रेवेन्यू कम दे रहे हो, आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है बट आप कम दे रहे हो, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मोर देन डबल्ड व्हाइल द शेयर ऑफ स्टेट्स जस्ट डबल्ड। मोर देन डबल मतलब 14 लाख करोड़ था ना जो 2015 में, उसका डबल हो गया, मान लो 28, उसमें जब आप 5 जोड़ोगे ना 5, तब वो 33 होगा, ठीक है, 2023 वाला। तो मतलब 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है, डबल से भी ज्यादा है, मतलब, ठीक है। लेकिन आपने स्टेट्स का सिर्फ डबल किया है, 5 से 10 ही किया है, फाइन। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि आपका ग्रॉस बढ़ता जा रहा है बट आप स्टेट्स को कम दे रहे हो, ठीक है। बाकी जो ग्रांट्स इन एड आ रही है ना, ठीक है, वो भी फॉल हो रही हैं। कैसे फॉल हो रही हैं, पहले 1 लाख करोड़ आती थी 2015-16 में, अब वो 1.65 कर दी है। पहले 1.95 आती थी, अब वो 1.65 आ रही है 2023-24 में, ठीक है, उसमें भी गिरावट मिली है, ठीक है, फाइन। तो मतलब जो ग्रॉस जो टैक्स जाता है बढ़ता है स्टेट्स में, वो यूनियन गवर्नमेंट ने 48% से कम करके 35% कर दिया है, जो वेरियस स्टेट्स को जाता है, फाइन, ठीक है। ये टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिली यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि भाई देखो नेट टैक्स प्रोसीड में क्या क्या इंक्लूड होता है। नेट टैक्स प्रोसीड होती है जब आप उसमें से घटा देते हैं सेस सरचार्ज, ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंडिचर जा रहा है उसको हटा दोगे ना तो वो मिलेगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, फाइन। एक तरफ तो क्लियर हुआ आपको, एक तरफ तो आप यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो कम पैसा रेवेन्यू के तौर पे ग्रांट कर रही है स्टेट्स को, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, व्हेन द फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू द स्टेट आइदर एज टैक्स डेवल्यूशन, ठीक है, जो कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है, जो कि 42% था ना, और ग्रांट्स इन एड ये डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ पे क्या हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जब ये डिक्लाइन हो रहे हैं स्टेट को, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड होगा, और ये ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो है ना ये डिस्क्रिशनरी प्रोवाइड करवा देती है किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, कि आप भाई आपका जहाँ डिस्क्रिशन हो वहाँ आप इसको खर्च करिए अपनी मन मर्जी से। मतलब ऐसा हो रहा है कि आप स्टेट्स को कम दे रहे हो, ठीक है, उनका फाइनेंसिस, ठीक है, एक तो दिक्कत में आ रहा है, दूसरा आप जब कम दे रहे हो, आपने 100 में से पहले आप 50 देते थे, आपने 100 में से 40 ही देना स्टार्ट किया, तो जब आप 100 में 50 देते थे तो आपके पास 50 रुपये बचते थे सेंटर के पास,
तो आप 50 को खर्च करते थे, अब आपके पास 60 रुपए बच रहे हैं जब आप 40 दे रहे हो, तो आपके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो उन 10 रुपए एक्स्ट्रा को आप मन मर्जी के तौर पे खर्च करते हो। मतलब कुछ स्टेट्स को आप प्रेफरेंस दे देते हो, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में कहा जाता है कि दे गिव प्रेफरेंस टू नॉर्दर्न स्टेट्स, मतलब यूपी बिहार वगैरह में ज्यादा आप प्रेफरेंस दे देते हो और सदर्न स्टेट्स को कम प्रेफरेंस देते हो, क्योंकि आपके पास ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है ना डिस्क्रिशनरी, ये आप मनमर्जी से आप खर्च करते हो। फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेंटर है ना, वो गवर्नमेंट दो तरीके से और फाइनेंशियल ट्रांसफर करती है स्टेट्स को, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू और एक सेंटर सेक्टर स्कीम के थ्रू। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि कोई भी स्कीम है ना, उसको सेंटर स्पॉन्सर करेगी 60%, अगर उसमें 100 रुपए खर्च हो रहा है ना, 60 सेंटर की तरफ से आएंगे बट 40 स्टेट को भी खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, मतलब अगर 100 रुपए स्कीम में खर्च हो रहे हैं ना, तो पूरे के पूरे 100 सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, स्टेट से कुछ नहीं लेगी। बट ये सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कहाँ होती हैं, स्टेट की टेरिटरी में। सेंटर की कोई अपनी टेरिटरी तो है नहीं, मतलब ओवरऑल सेंटर की टेरिटरी पूरी इंडिया है, बट इंडिया तो स्टेट्स में बटा हुआ ना, तो आपको अगर इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड करनी है तो आप किसी ना किसी स्टेट्स की जाके टेरिटरी में जाके इंप्लीमेंट करोगे ना। तो अगर आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप कहते हो कि हम केवल 60 देंगे, 40 22 स्टेट्स दे जहां पे इंप्लीमेंट हो रही है, और जब सेंट्रल सेक्टर करते हो तब तो आप 100 रुपए पूरे देते हो। फाइन। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं बात समझा रहा था आपको, जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड होगा तो उस एक्स्ट्रा फंड को आप एक्स्ट्रा अलॉट करोगे किसने, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। क्यों अलॉट करोगे, क्योंकि आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू स्टेट्स पे थोड़ा कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट है ना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को प्रपोज करती है, ठीक है, और स्टेट्स की भी ड्यूटी बनती है कि उनको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। एक तो उनको इंप्लीमेंट और करें जो सेंटर से आई है, दूसरा उसमें 40 अपना रुपया भी लगाए, क्योंकि स्टेट सेंटर से 60 आना है, ठीक है। तो जब ये फंड बढ़ जाएगा ना, तो इन स्कीम्स में जो स्टेट की पावर को हिंडर करती हैं, इन स्कीम्स में ज्यादा पैसा अलॉट होने लगेगा। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है, 2015 में ये जो अलॉटमेंट था ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का, वो केवल 2 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गया है आज की डेट में 2023-24 में, ठीक है। फाइन फाइन। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या सीन है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये सीन है कि देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, फाइन, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंट करती है ना, तो इसमें वो क्या करती है कि स्टेट के बीच में भेदभाव करती है, ठीक है। मतलब जो वेल्दी स्टेट्स है ना, उनमें ये स्कीम्स, ठीक है, बहुत अच्छे तौर पे इंप्लीमेंट नहीं की जाती हैं, और अनवेल्दी जो लेस डेवलप्ड एंड पुअर है, जैसे अपना बिहार यूपी हुआ, इनमें अच्छे से आप इंप्लीमेंट करते हो, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दिस क्रिएटेड इंटर स्टेट इनइक्वालिटी इन पब्लिक फाइनेंसेस। फाइन। और क्या हुआ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का भी एलोकेशन बढ़ा है, ठीक है, 5 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हो गया 2023 में। फाइन। क्लियर है आपको, जब एक्स्ट्रा फंड होगा गवर्नमेंट के पास, तो वो कैसे सेंटर पे अपना दबदबा बनाने के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज्यादा फंड एलोकेट करेगी, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिप्शन ज्यादा आ गया ना, ठीक है। ये जो 10 रुपए डिस्क्रिप्शन ज्यादा आया था ना, तो इनकी अलॉटमेंट ज्यादा करके स्टेट पे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करना चाहेगी। फाइन। क्लियर है। अब ये एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसी का स्कोप क्या है, देखो, एक तो स्कोप ये है कि आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू आप कंट्रोल करते हो स्टेट्स पे, ठीक है, एंटी फेडरल बनता है, ये 2 चीजें, ठीक है। उसके बाद आप जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं, उनका भी प्रोपोर्शन कम कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, उनका भी प्रोपोर्शन कम कर रहे हो, ये भी एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि हमारा जो फेडरलिज्म है ना, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इन द मोर पर्टिकुलर फॉर्म हमारा फिस्कल जो फेडरलिज्म है उन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइन। बस यही आर्टिकल था। क्लियर हुआ आपको कि फिस्कल फेडरलिज्म पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक तो आपको जितना टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स में बांटना चाहिए वो आप कम कर रहे हो, ठीक है, 48 से 35 ही हो गया, ठीक है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड बच रहा है वो आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल स्कीम के थ्रू स्टेट पे अपनी पावर या अपना हक जताने के लिए इन सब में आप फंड ज्यादा डाल रहे हो, और स्टेट्स पे उनके फेडरल, ठीक है, उनके फेडरल स्ट्रक्चर पे या स्टेट्स पे आप ज्यादा हक आजमा रहे हो, ठीक है। क्लियर है। इसलिए ये फेडरलिज्म पे थोड़ा दिक्कत डाल रहा है। फाइन। बाकी मैनिपुलेशन चंडीगढ़ पोल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरिम बजट बहुत इलैबोरेटली डिस्कस किया इसी चैनल पे, देख लेना। फाइन। इस आर्टिकल में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ लिबरल आर्ट्स, हालांकि मैंने ये हाईलाइट कर रखा है इसलिए कि भाई जिनको इंटरेस्ट हो पढ़ने का, ठीक है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी हरियाणा की, कोई जरूरत नहीं है फालतू की चीजें लिखी हैं, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो भाई लिबरल आर्ट्स बस इतना समझ लो, वो लिबरल आर्ट्स वाले जो एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो लिबरल आर्ट्स में एजुकेशन कर रहे हैं, उनका ये सीन होता है कि वो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में ना देखते बल्कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, मतलब सारे कॉन्टेक्स्ट से देख के फिर उनको कंक्लूजन निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सोशियोलॉजिकल से देखते हैं, इकोनॉमिक्स से देखते हैं, साइकोलॉजिकल देखते हैं, ठीक है। इन सब कॉन्सेप्ट से देख के वो उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई हाँ, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अच्छा मेंशन भी नहीं है, एंड शी इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर एज वेल, सो वी कैन स्किप इट। फाइन फाइन। लेट्स कम टू ओपिनियन। ओपिनियन में क्या है कि फिस्कल फेडरलिज्म का, ठीक है, बहुत मिसयूज किया जा रहा है एंड इट इज गेटिंग इरोडेड,
ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, स्टार्टिंग में वीडियो प्ले हुई थी, क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट्स, आर्टिकल्स, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, फाइन। अब हम देखते हैं कि इस राइटर ने इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो पूरा सीन क्या बन रहा है कि कल मतलब 8 फरवरी को कल जो केरला के सीएम है वो न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि केरला गवर्नमेंट को सेंटर जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस के टुवर्ड्स पुश कर रही है। मतलब सेंटर इज क्रिएटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन द केरला स्टेट। कैसे कर रही है? सेंटर एक इंपोज करती है नेट बोरोइंग सीलिंग, मतलब एनबीसी, नेट बोरोइंग सीलिंग है ना, सेंटर इंपोज करती है स्टेट्स पे। और ये पावर कहां से मिली है सेंटर को? फ्रॉम आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जस्ट अ मिनट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 293 द स्टेट हैज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर टू रेज एनी लोन इफ, ठीक है, इफ याद रखना ये, इफ एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस लोन एक्सटेंडेड बाय द सेंटर इज आउटस्टैंडिंग। मतलब केरला गवर्नमेंट ने जो पिछला लोन ले रखा है उसमें से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ले रखा है, ठीक है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 लाख करोड़ ले रखा था केरला गवर्नमेंट ने, वो वापस ही नहीं कर पाया, पिछला वाला अभी तक भी है, तो केरला गवर्नमेंट अगर कहीं लोन लेने जा रही है तो उसको सेंटर डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट मतलब इसलिए उसको डायरेक्शन दे सकता है सेंटर केरला स्टेट को कि भाई आपको लेना है लोन या नहीं लेना है या किससे लेना है, ये सब चीजें डिक्टेट कर सकता है। ये ऐसा आर्टिकल 293 में मेंशन्ड है, ठीक है। फाइन, ऑन दैट बेसिस दिस नेट बोरोइंग सीलिंग इज अप्लाइड ऑन केरला, ठीक है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में केरला के सीएम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कहां पे? ही इज गोइंग टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली, ठीक है। अब ये नेट बोरोइंग सीलिंग क्या है कि नेट बोरोइंग सीलिंग ये है कि भाई अगर आपका नेट बोरोइंग, अगर आपने नेट लोन 3.5% ले रखा है अपनी जीडीपी का, तो इसी पे सेंटर ने सीलिंग लगा दी है कि भाई अब 3.5 से ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते, बिकॉज हमने 293 आर्टिकल के तहत पावर लेके आप इस स्टेट पे सीलिंग लगाई है। पहले हमारा पिछला लोन लौटाओ, उसके बाद 3.5% ऑफ जीडीपी से आप ज्यादा लोन लेना। ये आपकी नेट बोरोइंग सीलिंग है जो सेंटर द्वारा लगाई गई है, ठीक है। इसी के बेसिस पे वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। फाइन, पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेट बोरोइंग सीलिंग आपको क्लियर होगी क्या हो गई, ठीक है। नेट बोरोइंग सीलिंग इज अ सीलिंग ऑन द लोन्स, परसेंटेज ऑफ अ लोन टू द जीडीपी व्हिच अ स्टेट कैन बोरो, ठीक है। फाइन, अब नेट बोरोइंग सीलिंग में ये आ गया था कि देखो भाई क्या पहले केरला स्टेट क्या कर रहा था, केरला अपने बजट में शो नहीं करता था अपनी कोई भी पीएसयू है ना, जैसे केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, ये पीएसयू है, इससे कह देता था कि आप बाहर से लोन उठा लो, ठीक है, पे हम उसको कर देंगे, बस हम उसको बजट में शो नहीं करेंगे। तो ये जो 3.5% वाला जो कैप लगा रखा ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी बना रहेगा और हम स्टेट पीएसयू से लोन भी लेते रहेंगे। बट ये सेंटर ने खत्म कर दिया है। ये सेंटर ने कब खत्म कर दिया है? 2023 के बजट में खत्म किया था। 2023 के बजट में सेंटर ने ये कहा था, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। 2023 के बजट में सेंटर ने कहा था कि आप जो पीएसयू से लोन ले रहे हैं ना, ठीक है, वो भी आपके बजट बोरोइंग्स में ही भी इंक्लूड होगा। मतलब आपके जो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोर्ड ने जो ले रखा है ना लोन 10-20 हजार करोड़ का, वो भी आपके केरला बजट में ही इंक्लूड होगा। और उसी बजट में इंक्लूड करके हम चेक करेंगे कि ये 3.5% वाली सीलिंग को पार तो नहीं कर रहा है। उसको कहते हैं नेट बोरोइंग सीलिंग, ठीक है। नेट बोरोइंग सीलिंग में हम पीएसयू से जो आप लोन उठवा रहे हो ना मार्केट से, वो भी आपके केरला के बजट में ही देखा जाएगा और उस पर टोटल सीलिंग लगाई जाएगी, ठीक है। मतलब आपका पीएसयू का भी लोन इंक्लूड होगा कि वो केरला गवर्नमेंट ने ही लिया और उनके बजट में इंक्लूड होगा। फिर हम टोटल लोन को चेक करेंगे कि वो 3.5 से ऊपर तो नहीं जा रहा है, उसी को कहते हैं नेट बोरोइंग सीलिंग। फाइन, यहां पे हमने आपको बताई थी आर्टिकल 293 के बेसिस पे सेंटर करता है ये काम। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट एट ऑल टायर्स में ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एनी फर्दर ऑफ बजट ट्रांजैक्शंस। ऑफ बजट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग्स को ऑफ बजट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती हैं? जब आप बजट के थ्रू लोन नहीं उठाते, आप अपनी पीएसयू से कहते हैं कि भाई तुम लोन लेके आ जाओ, लेकिन हम बजट के थ्रू रीपे कर देंगे, बट बजट में उसको शो नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स या ट्रांजैक्शंस। फाइन, तो फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि भाई स्टेट्स को बचना चाहिए इन ऑफ बजट बोरोइंग्स को करने से। फाइन, क्लियर है। तो पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट, ठीक है, क्योंकि वो एंट्री 43 में आता है स्टेट लिस्ट की, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। बट आर्टिकल 293 गिव्स द पावर टू द सेंटर, ठीक है, स्टेट पार्लियामेंट को नहीं, बट टू द सेंटर टू डिक्टेट द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि केरला का खुद का एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है 2003 का, जो कि 3% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 3% ऑफ जीडीपी लोन के तौर पे केरला गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो 3% ऑफ जीडीपी लोन ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी केरला की 100 रुपए की है तो वो 3 रुपए लोन के तौर पे ले सकती है। फाइन, इस एक्ट के होने के बावजूद, ठीक है, इन राइटर का कहना है कि आपको एक्सटर्नल सुपरविजन की क्या जरूरत है, जो आर्टिकल 293 प्रोवाइड करवाता है सेंटर को कि आपको एक्सटर्नल प्रोविजन एक्सटर्नली सुपरवाइज करना है सारे स्टेट्स को, ताकि फिस्कल प्रूडेंस बनी रहे, ठीक है। तो ये कहते हैं जब खुद का केरला का एक्ट है तो व्हाई वी नीड एक्सटर्नल सुपरविजन ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर। फाइन, ठीक है, क्लियर है, इनका ये कहना है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सटर्नल सुपरविजन रखना है तो इससे क्या हो रहा है कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है ना, इसका प्रिंसिपल एरोड होता है, ठीक है। फाइन, बट आई डोंट नो वेदर ही अंडरस्टैंड दैट दिस
I don't know whether this, financial emergency is a very big threat right back in 1991. So that's why this 293 is very important ना. अगर स्टेट्स अपनी मन मर्जी से सारी स्टेट्स गवर्नमेंट फाइनेंशियली लोन लेने लगी तो इट विल बी एट द लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विच लूज इट्स ट्रस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, स्टेट्स का कुछ नहीं जाएगा, बट स्टेट्स इफ दे स्टार्ट बोरोइंग ना, अगर आपने सेंटर ने सुपरविजन नहीं रखा ना, तो दे विल बोरो रेकलेस एंड एट लास्ट इट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट हु विल लूज ट्रस्ट. ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो आई फाइंड इट कि ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं दिया इन्होंने. फाइन, इट्स केरला गवर्नमेंट हैज एन एक्ट बट स्टिल सेंटर नीड्स टू सुपरवाइज इट ना. फाइन, क्लियर. बाकी इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कुछ भी नहीं है इस वाले कॉलम में. ठीक है, इन वाले पैरा में फालतू लिख रखा है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने समझा दिया आपको. स्टोरी बन गई ना आपको. केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्यों प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि नेट बोरोइंग सीलिंग लगा रखी है सेंटर ने, तो केरला गवर्नमेंट बोरो नहीं कर पा रही है. और इस नेट बोरोइंग सीलिंग में सेंटर ने ये भी कह दिया कि भाई केरला गवर्नमेंट की जो PSUs हैं उनका भी लोन इंक्लूड होगा. ठीक है, तो ओवरऑल कैप लगा दी उन्होंने 3.5 समथिंग है. ठीक है, तो इसी वजह से वो बोरो नहीं कर पा रहे हैं और केरला गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, ठीक है, इरोड हो रहे हैं, मतलब उनको फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं. फाइन, स्टोरी इज क्लियर. आर्टिकल यू हैव टू रिमेंबर इज 293. आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है सेंटर को कि अगर किसी भी स्टेट ने अगर आपसे लोन ले रखा है और वो लोन अगर वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टेट जब फर्दर लोन लेने जाएगा ना, तो सेंटर को पावर है कि वो उनको फर्दर जो लोन लेने जा रहे हैं ना उनको डिक्टेट करे वो कि भाई आपको कैसे लोन लेना है, आपको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, वो सारे डिक्टेट कर सकती है सेंटर. ये आर्टिकल 293 के थ्रू पावर मिलती है. फाइन फाइन, वी हैव डिस्कस्ड दिस. तो फिर मालदीव्स क्या कर रहा है? मालदीव्स इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट प्लान टू लोअर डिपेंडेंस ऑन इंडिया. ठीक है, मतलब जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए थे ना, तो इंडियन टूरिस्ट का अकाउंट कम हो गया मालदीव्स में. ठीक है, सबने बॉयकॉट कर दिया था. फाइन, उनकी एक मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बेसिस पे. फाइन, लेकिन जो चाइनीज वाले हैं ना, दे आर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट टू द मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट. मतलब अब चाइनीज जा रहे हैं टूरिस्ट के तौर पे मालदीव्स में ज़्यादा. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अब देखो पहले क्या होता था. फर्स्ट लेट्स सी द लोकेशन ऑफ मालदीव्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, लेट्स सी. तो ये इंडिया है. फाइन, दिस इज चाइना. ठीक है, यहाँ पे है मालदीव्स. ठीक है, दिस इज द आर्किपेलागो ऑफ मालदीव्स. बेसिकली मालदीव्स इज अ इट्स अ ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉल आइलैंड्स. ठीक है, इसमें से कौन कौन सी आइलैंड है यहाँ पे नाम दिया मैंने, जिसको पढ़ना हो वो PDF लेके पढ़ ले. कैपिटल माले है. ठीक है, याद रखना है कैपिटल हमें. और कुछ सारी अटोल हैं. ठीक है, अटोल टाइप्स ऑफ आइलैंड है. ठीक है, लक्षद्वीप सी है यहाँ पे. मालदीव्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, बिकॉज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड दिस ऑल कॉन्फ्लिक्ट. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि इक्वेटर पासिस थ्रू मालदीव्स. ठीक है, इक्वेटर पास करता है मालदीव्स कंट्री के थ्रू. फाइन, डन. बस इतना ही है मैपिंग पार्ट में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट मी सी कि जो इंडियन टूरिस्ट थे ना, जो मालदीव्स में जाना बंद कर दिया, उसकी जगह चाइनीज टूरिस्ट, उनको वो जो गैप हो गया था ना, उनको गैप को भर रहे हैं चाइनीज टूरिस्ट. ठीक है, पहले 21,000 जाते थे इंडियन, अब सिर्फ 16,000 जा रहे हैं. इतने ज़्यादा कम हो गए, बट अब चाइनीज बढ़ रहे हैं. ठीक है, टूरिस्ट. फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी सारे एग्रीमेंट कर लिए इसी बीच. कौन कौन से? एग्रीकल्चरल स्कीम्स रिलेटेड. ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंस है किस पे? इंडिया पे. किन चीज़ों के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे राइस, शुगर, ठीक है, आटा वगैरह. इनकी डिपेंडेंस कम हो सके इंडिया से, और वो चाइना पे ज़्यादा डिपेंड हो जाए, या फिर चाइना से हेल्प लेके खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाए. ठीक है, तो इसलिए कुछ की एग्रीमेंट साइन किया, उसमें से एक है एग्रीकल्चरल स्कीम वाला. ठीक है, उसके बाद मालदीव्स इंपोर्ट करता है 95% ऑफ ग्रेनाइट, 40% ऑफ स्टील, 30% ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, 65% ऑफ आयरन एंड स्टील. ठीक है, 50% ऑफ बुलडोजर्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो इतना सारा वो इंपोर्ट करता है. ठीक है, तो इसी डिपेंडेंस को वो कम करके चाइना के ऊपर मोर डिपेंडेंट होना चाहता है. फाइन, तो दिस इज होल थिंग गोइंग ऑन मालदीव्स विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. बस आप ये देख सकते हैं कि हाउ आवर पॉलिसी विद द मालदीवियंस आर चेंजिंग, लाइक दिस कंट्री इज ट्राइंग टू हमारा जो उनका इंपोर्ट या जो इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया पे वो कम करना चाह रहे हैं विद हेल्प ऑफ चाइना. फाइन, लोकेशन हमने देख ली, मैपिंग हमने कर ली. फाइन, तो वी हैव कंप्लीटेड एडिटोरियल, ओपिनियन, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. अब हम चलते हैं हिंदू को जो स्मॉल न्यूज़ हैं उनको स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हिंदू. लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़. सॉरी, फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यू कैन स्किप इट. ठीक है, बस एक न्यूज़ है कि जो केरला के चीफ मिनिस्टर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और उसमें से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई हम भी तुम्हारा साथ देंगे. फाइन, स्टालिन साहब ने. ठीक है, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज. नेक्स्ट इज पेज नंबर 2, सिटी सेक्शन. दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, नो इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. दिस इज एडवर्टाइजमेंट. फाइन, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पेज नंबर 4 ऑन स्टेट्स. ठीक है, कर्नाटका के जो CM है वो भी कह रहे हैं चलो दिल्ली, प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
ठीक है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे बिकॉज उनको भी लॉस हो रहा है सेंट्रल की फिस्कल पॉलिसी की वजह से, मतलब जो सेंटर का जो फिस्कल फेडरलिज्म है ना पूरा। सी इन दिस पेपर वन थिंग आई विल टेल यू इन टुडेज पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज फिजिकल फेडरलिज्म। इसको आपको, इसके बेसिक्स को आपको लक्ष्मीकांत से जाके आज रीड करना है प्रॉपर, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या ग्रांट्स इन एड, क्या स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, क्या नॉन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स सेंटर के थ्रू जाती हैं, क्या 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। 16th फाइनेंस कमीशन अभी फॉर्म हो गया है, ठीक है, बट उन्होंने अभी रिकमेंड नहीं किया है, कुछ रिपोर्ट नहीं दी है इसलिए, बट 15th की जगह 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, ठीक है। उसकी क्या रिकमेंडेशन अगर वो आ जाती है तब तक, तो इन सब बेसिक्स को आपको तैयार करना है, ठीक है, फाइन। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस वन जो नागा ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहाँ पे, मणिपुर में यू नो मेती और कुकी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इसको मैंने, इसकी हिस्ट्री मतलब इतना बेहतरीन तरीके से, इतनी प्यारी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया ना, अगर आप वो आर्टिकल एक बार देख लो मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, मज़ा आ जाएगा आपको। यू विल नेवर फॉरगेट मणिपुर, आई गारंटी यू यार, ठीक है। जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैं डाल दूंगा कि किस सेशन में मैंने इसको डिस्कस किया है, अपने द हिंदू एनालिसिस में भी, साथ में मैं ब्रैकेट में टाइमलाइन लिख दूंगा, तो आप सीधे टाइमलाइन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है। 5 से 10 मिनट में डिस्कस किया है, इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है ना, मज़ा आ जाएगा। ये आर्टिकल में फालतू लिखा हुआ है, कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि नागा वालों ने कहा है, देखो मणिपुर की डेमोग्राफी सब डिस्कस किया हुआ है, बस आप देखना, मज़ा आ जाएगा। एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। मणिपुर में नागा, ठीक है, मेती और कुकी रहते हैं, 3 कम्युनिटीज़ हैं। कुकी और मेती के बीच में लड़ाई चल रही है, और जो नागा वाली कम्युनिटी है उसने कहा है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ हमें आप इन लड़ाई से दूर रखिए, ठीक है, बस यही है। उसके बाद देखो केरला के सीएम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सेंटर हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पे, यू नो सेंटर की वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सेंटर हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट कि केरला जो बोल रहा है ना कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी वजह से सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट, बट उनकी खुद की जो क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, मतलब जो खुद वो लोन उठाते हैं उनका अनहेल्दी तरीका है, ठीक है, लोन उठाने का, इसलिए हम उनको डिक्टेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये अनहेल्दी तरीके से स्टेट्स पैसा उठाएंगे तो उससे क्रेडिट रेटिंग वर्ल्ड लेवल पे पूरे देश की कम होती है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा, तो इसलिए भी है टेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और बाकी सेंटर ने कहा है कि देखो भाई स्टेट जो केरला वाला है ना, ये रेकलेस बोरोइंग कर रहा है, ठीक है, रेकलेस बोरोइंग इन द सेंस इनका एक्सपेंडिचर पुअरली टारगेटेड है, सब्सिडी अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब एक तो अपना खर्चा ये फालतू का कर रहे हैं, और उस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए बहुत ही बेवकूफ़ी तरीके से लोन लेते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें भाई इनकी वो 3.5% वाला कैप लगाना है, जो मैंने अभी समझाया था एडिटोरियल में, तो दैट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट केरला की जो कंडीशन है फाइनेंस की, ठीक है। एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड, फाइन, ओपिनियन डन, ओके, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो डन, एंड नाउ इन पेज 10 ऑन न्यूज़ सेक्शन यू कैन सी कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो पंजाब गवर्नमेंट ने फाइन किया है, ठीक है। इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फाइल किया, इनको चाहिए कि भाई जैसे ओबीसी है ना कम्युनिटी, उसमें आप क्या करते हो, ओबीसी में आपने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, फाइन, ऐसे ही हमें सब कैटेगराइजेशन करवाना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए एक पंजाब ने लॉ बना दिया था 2006 में, ठीक है। उस लॉ को 2010 में स्टेट हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। खारिज किस बेसिस पे किया, स्टेट हाई कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट जो है ना वो केवल एम्पावर्ड है कि वो एससी कम्युनिटी को कैटेगराइज कर सकें किसी भी तरीके से अंडर आर्टिकल 341, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, तो उसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है पंजाब गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने ये आर्गूमेंट रखे हैं कि भाई देखो हम देश की भलाई के लिए, ठीक है, जो कम्युनिटी एससी और एसटी में, ठीक है, रिजर्वेशन के फायदे लेके एक अच्छी लेवल तक पहुंच चुकी हैं, उनको अब एक्सक्लूड करना है, और बाकी जो और ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं इनमें से उनकी एक कैटेगरी बना के उनको ज़्यादा हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाने हैं, तो इसलिए हमें अलाउ किया जाए कि हम एससी एसटी का सब कैटेगराइजेशन कर सकें, जो कि 2010 के हाई कोर्ट ने, स्टेट हाई कोर्ट ने खारिज कर रखा है, तो आप उसको अलाउ करिए। तो इस पर हियरिंग चल रही है अभी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई मेजर डिसीजन नहीं आया, फाइन। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वेरी, इसमें क्या है कि म्यांमार के बॉर्डर को हम पूरा फेंस करेंगे, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है। तो इसमें एक, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक पिक्चर के नीचे एक रिवर का नाम मेंशन्ड है, बस इतना याद रखो कि ये म्यांमार में फ्लो होती है और अपने बॉर्डर को पार कर सकती है, मतलब इंडिया के बॉर्डर को पार करके म्यांमार में फ्लो होती है ये, ठीक है। इसका नाम है तियायू रिवर, TIAU, तियायू रिवर फ्लोज इन म्यांमार, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, ठीक है। तो इसी मैंने कितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में आई प्रोवाइड यू इन दिस एनालिसिस, तो इसलिए इसको पूरा देख के जाना, फाइन। उसके बाद एक इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, उसके बारे में आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। देखो ये G20 में लॉन्च हुआ था, जो अभी G20 हुई थी ना,
ठीक है, दिस इज लॉन्च्ड इन G20 समिट 2023 जो इंडिया ने हेड की थी। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर ये है कि एक रास्ता बनाया गया है इंडिया के मुंबई पोर्ट को जोड़ते हुए, सऊदी से जाते हुए, इसराइल से जाते हुए, यूरोप की ग्रीस तक, यहाँ तक। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्विस कैनाल को बाईपास कर सके। आपने देखा जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो यहाँ से जाता है रेड सी से होते हुए, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, बाबले मंडप से होके, ठीक है, और फिर स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी से पास होते हैं, फिर यूरोप जाता है। इसका ही अल्टरनेट एक है, यहाँ पे देखिए आप, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो है ना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ना, ये अल्टरनेट प्रोवाइड करवाता है स्विस कैनाल के रूट को। ठीक है, तो इसका इंडिया नाम क्यों है? क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट नाम क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरा इन्वॉल्व है। ठीक है, और यूरोप क्यों है? क्योंकि ग्रीस का ये पीरियस पोर्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई से लेके यूएई के जबल अली पोर्ट से, तो ये सी रूट है। ठीक है, उसके बाद ये रेलवे रूट है पूरा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ये सिटीज़, कौन कौन से पोर्ट इन्वॉल्व है, इनके नाम पढ़ लेना आप, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, PDF डाल दूंगा। ठीक है, इसराइल का हाइफा पोर्ट भी आता है। ठीक है, तो ये पूरा है सी रूट और रेल रूट। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुछ, वो पढ़ लेना, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइन, तो इंडिया मुद्रा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन पेज 11। फाइन, ऑन पेज 11 नो इंपॉर्टेंट न्यूज़, यू कैन कट इट, स्किप इट। ठीक है, ऑन पेज 12 एज वेल नो इंपॉर्टेंट न्यूज़, यू कैन स्किप इट। फाइन, ऑन पेज 13 में क्या है कि इकोनॉमी वाले सेक्शन में आज आया है टैक्स टू GDP रेशियो जो है ना वो ऑल टाइम हाई हो जाएगा 11.7% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025। किसने कहा ये कहा है हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने। ठीक है, फाइन, बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये टैक्स रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पर्सनल जो इनकम टैक्स है इसका कलेक्शन बढ़ जाएगा 28%। ठीक है, ठीक है, जो कि फिर बाद में मॉडरेट हो जाएगा 20 से 22%, लेकिन इसका टैक्स बढ़ना है 28%। इसमें ग्रोथ होनी है। ठीक है, जो कि सॉरी मतलब इसमें ग्रोथ होनी है, जो कि अभी 28% है, इसमें ग्रोथ होनी है। ठीक है, और हमारा GDP में तो ग्रो हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद 11.7% हो चुका है टैक्स टू GDP रेशियो, जो 11.6% था इस ईयर में। ठीक है, फाइन, यही सारा मेंशन है, और 5% GDP में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अस आवर पर्सपेक्टिव। फाइन, तो दिस इज ऑल्सो इन वर्ल्ड ऑल्सो नो इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे। बस एक चीज़ याद रखनी है, जो रेड सी क्राइसिस है ना, रेड सी क्राइसिस का वीडियो, ठीक है, का लिंक, विजुअल वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, तो उसमें जो हाउदीज है ना अटैक कर रहे हैं जो रेड सी के थ्रू जो शिप्स जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें अब उन्होंने एक चीज़ यूज़ कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो यूज़ कर रहे हैं अनक्रूड सरफेस वेसल्स। अब ये अनक्रूड सरफेस, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अनक्रूड सरफेस वेसल्स क्या होती हैं? देखिए, अनक्रूड सरफेस वेसल्स आर जस्ट लाइक अ ड्रोन बोट। ड्रोन बोट मतलब वो आप उसको एक ड्रोन की तरह बोट को चलाएंगे सी में, कोई इंसान वगैरह नहीं बैठा होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, वो खाली होगी, कोई इंसान नहीं बैठा होगा, केवल मशीन होगी। पूरी बोट को आप रिमोट कंट्रोल से ड्रोन की तरह कंट्रोल करके चलाएंगे, और इससे अटैक कर रहे हैं हाउदीज। कहाँ पे? रेड सी में। फाइन, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स सेक्शन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। फाइन, सो यू कैन कट इट इजिली। ठीक है, तो ओके फाइन, वी हैव कंप्लीटेड टुडेज द हिंदू एनालिसिस। फाइन, सो ठीक है गाइज, एक चीज़, एक रिक्वेस्ट जो आप लोगों से करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, यू हैव रीच्ड टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इट्स वर्थ इट, और 100% वर्थ इट होगा। डोंट वरी, इसके बाद आपको हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपने पढ़ा है आपको रिटेन रहेगा। फाइन, बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि दिस you need to share with your friends as much as possible, because this is our channel, this is the aspirants community channel ना, हम सारे aspirants ही तो हैं, तो this is our channel, तो we should feel the responsibility to share it to as much persons as we can। ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें आप शेयर करिए इसको। ठीक है, उन तक पहुंचाइए ये चैनल, बिकॉज वी आर नॉट बैक फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट और कोचिंग इंडस्ट्री। अगर बैक्ड होते तो आज हम अपना एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहे होते प्रमोट। ठीक है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू शुड शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट ना। ठीक है, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल लाइक इट, कमेंट इट एंड यू विल शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो ऑन दिस नोट, ऑन द बिहाफ ऑफ UPSC aspirants community, fine, we thank you all for watching this session and we take your leave. Okay guys, thank you so much.